स्वागत है दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। टाइम पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इसके हम लोग को MED2 पेपर को शुरू करना है। आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1, सतत विकास क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लें और हमारे साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहला चैप्टर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यानी सतत विकास क्या है। तो एक बार हम इसका ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग किसके किसके साथ डील करेंगे या क्या हम लोग को इसमें समझना है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है कि हम अपने आसपास या अपनी प्रकृति में जो संसाधन है हमारे, उन संसाधनों का कुछ इस प्रकार से उपयोग करें कि आने वाली भविष्य में जो पीढ़ी है उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी को हम सतत विकास कहते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर से समझते हैं इसको कि जैसे कि हमारे आसपास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जैसे कि कोयला हो गया, फॉसिल्स फ्यूल हो गया और मिनरल्स हो गए, कई सारे प्रकार के जो खनिज होते हैं या जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं और हम इनको कभी कभी ज़रूरतों से ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए या ज़्यादा अच्छी जीवन व्यतीत करने के लिए हम इनका अधिकतम उपयोग कर लेते हैं। इसके चलते क्या होता है कि वह जो संसाधन है वह तो हम हमारी जब तक पीढ़ी होती है, हमारे स्तर जब होता है तब तक वो उनका इतना दोहन हो चुका होता है कि वह आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म हो जाते हैं। जिससे होता क्या है कि हमारी पीढ़ी का तो जीवन स्तर बढ़िया हो जाता है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी का जो जीवन स्तर है वह संकट में पड़ने की शंका रहती है। तो इसी को देखते हुए एक विचार को लाया गया कि हम इससे बचने के लिए सतत विकास को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। इससे क्या करेंगे कि हम जो अपने आसपास मौजूद संसाधन हैं वो उनका हम बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही ज़रूरत मात्रा में ही उपयोग करके उन प्राकृतिक संसाधनों को आगे आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए बचा कर रखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ जो मूल शब्द हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, इनको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले है सततशीलता, विकास और सतत विकास का अर्थ क्या है इसको समझते हैं, यानी कि ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसकी मीनिंग को। तो प्रकृति ने पृथ्वी पर जीवनदायी अनेक तत्व दिए हैं, जिसका कारण प्राचीन काल से ही यहाँ जीवन पोषण होता आ रहा है तथा भविष्य में भी होता रहेगा। यानी कि जो जीवन के लिए उत्तरदायी जो तत्व हैं प्रकृति ने पृथ्वी को दे रखे हैं, यानी प्रकृति में मौजूद है हमारी, और इनका इसी कारण जो जीवन पोषण है वो हमारे पृथ्वी पर होता आ रहा है। यानी जो अलग जीव जंतु हैं तो उसी से पोषण होते हैं, उन्हीं का उपभोग करके हैं अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसा ही भविष्य में भी होता रहेगा। किंतु हमने अपनी महत्वाकांक्षी गतिविधि के कारण प्रकृति के साथ छेड़खानी कर दी, जिससे मानव जीवन के समक्ष अनेक समस्याएं पैदा हो गई। हमने क्या किया कि चूंकि कई सारे उद्योग खड़े हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण हमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, एक बेहतर लाइफ के लिए, एक एम्बिशियस एक्टिविटीज़ के चक्कर में हमने इनके साथ छेड़खानी की, इनका अत्यधिक दोहन किया और गैर सिस्टमैटिक रूप से, यानी कि बिना सिस्टमैटिक ढंग से हमके इनका उपभोग कर लिया, जिससे कारण कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई। यदि ये गतिविधियां निरंतर चलती रहीं तो मानव अस्तित्व पर खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रकृति की यहाँ पर आघात है, इसको सही कर लीजिएगा, यानी कि जो आघात यानी जो कमी है, यानी कि जो भी दिक्कतें निकल रही हैं वो प्रकृति की एक सहने की क्षमता होती है और उस सहने की क्षमता की कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग अपने श्वसन में, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वो जो पेड़ लगे होते हैं हमारे आसपास वो उनका अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब देते हैं तो उसी से फिर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं।
तो एक चक्र बना हुआ, एक साइकिल होता है, उन्हें ऑक्सीजन दिया और हमने ग्रहण किया, तो इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसके भी कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक साइकिलिक रूप होता है, और हमारे प्रकृति में वो उस चीज़ का अवशोषण हो जाता है, उसको सोख लिया जाता है। लेकिन अब वहीं उससे अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलने लगे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगे, तो यह कहीं ना कहीं पूरे प्रकृति के लिए एक हार्मफुल होता है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ने लगता है, जो कि आज के समय ऐसा हो रहा है। तो प्रकृति की जो ये सीमा है इसको सहन करने की, इसकी कुछ क्षमताएं होती हैं। अगर इस सीमाओं से ज़्यादा अगर ये कार्य होता है या इनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, इनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये घातक हो सकता है जीवन के लिए। यानी यहाँ जो भी जीवन उपलब्ध है उन सभी जीव जंतुओं के लिए यह चीज़ घातक सिद्ध हो जाती है। यदि प्रकृति की प्रारंभिक अवस्था में बदलाव आने लगता है तो उसे वापस उसी अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता। यानी एक बार अगर क्लाइमेट चेंज या ऐसी काफ़ी डिजास्टर चेंज होता है प्रकृति में, तो उसको वापस उस अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता। तो इसी वजह से हमको इसमें विशेष तौर पर कंसर्न रखनी है, एक समझ रखनी है, और कुछ इस तरह से उपभोग करना है अपने संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, जिससे प्रकृति असंतुलित ना हो, और जो भी इसकी जो लिमिट है सहने की, उस लिमिट में ही रहकर हम उस चीज़ का उपभोग करें, जिससे प्रकृति भी सही रहे और मानव जीवन भी सुखमय पूर्वक चलता रहे। इसी के परिणाम स्वरूप मानव के समक्ष यह चुनौती है कि वह किसी भी प्रकार की गतिविधि को निर्धारित करे, ताकि प्रकृति की ग्रहण क्षमता के भीतर वह अपने जीवन क्रम को निरंतर बनाए रखे। ग्रहण क्षमता जो टर्म है, यानी कि जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो वर्ड है, इसको हम आगे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। इस पे विशेष तौर पर इस पे क्वेश्चन पूछा गया। अभी के लिए आप इतना समझे कि प्रकृति की जो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, यानी जो कैपेसिटी होती है ग्रैब करने की, इन सारे पॉल्यूशंस हो गए या जो डिजास्टर्स हो गए, इनको ग्रैब करने की जो क्षमता है वही ग्रहण क्षमता कहलाती है। और इससे बेहतर रहकर ही हमको अपने कार्य करने होंगे, जिससे जीवन है वह निरंतर बना रहे। आइए आगे समझते हैं। अब टर्म आता है सततशीलता, यानी सस्टेनेबिलिटी क्या है। सततशीलता का शब्द जो है, कई तरीके से इसकी परिभाषा का अनुमान लगाया जा सकता है। पहला, सततशीलता का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया स्थिति से है जो सदैव बनी रहे, यानी कि जो ऐसा प्रोसेस या ऐसा कंडीशन या ऐसी स्थिति जो सदैव बनी रहे, सदैव सततशील रहे, उसी को हम कहते हैं सततशीलता। यानी कि अब समझिए, कहीं से कोई चीज़ हमको मिल रही है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि हमको कहीं से 2-2 रुपये हर दिन मिल रहा है, और हमने क्या किया कि हमने 1 रुपये खर्च किया, 1 रुपये बचाया। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी होती है, पैसे भी आते रहते हैं आपके पास, आप बचाव भी कर रहे हैं, और जिसके दिन अभी आपको मुश्किल से 2 रुपये खर्च करना पड़ गया, तो आपके पास कुछ पैसे बचे रहेंगे, आप उसको आगे खर्च कर सकते हैं। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी हुई, यानी कि हम एक लिमिट में खर्च कर रहे हैं, या अत्यधिक से अत्यधिक हम 2 ही रुपये खर्च कर रहे हैं अगर हमारी आमदनी 2 रुपये है, समझिए आगे। और अगर हम उससे ज़्यादा खर्च कर दें, यानी कि हम 2 रुपये से ज़्यादा, कल को हम 4 रुपये खर्च कर दें, तो 2 रुपये तो हम कर्जा हो जाएंगे, और ऐसे क्या होगा, हमारी आदत पड़ी रहेगी, हम ऐसे 2 का और ज़्यादा कर देंगे, 4 या 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा, अगर वो कहीं आमदनी बंद हो जाती है तो हम कर्जे में चले जाएंगे, और हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, और इसका हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर हो सकता है। इसी तरह से प्रकृति है, यानी कि प्रकृति जितना दे रही है, जितना आपको मिल रहा है, उससे ज़्यादा आप अगर खर्च कर दे रहे हो, उससे ज़्यादा आप शोषण कर ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल के डिज़ास्टर साबित हो जाएगा। जैसे कि अब हमारे जो पंजाब की साइड है, उसका हम आपको एक उदाहरण देते हैं। वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल है, जो पानी आता था, ग्राउंड लेवल पे पानी मिलता था, जब हरित क्रांति नहीं आई थी, उससे पहले जो पंजाब एरिया में जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी कम लेवल पे मिल जाता था। हुआ क्या, जब हरित क्रांति आई तो इतना ज़्यादा खेती उससे बढ़ गई अचानक,
कि वो ग्राउंड लेवल सोखते 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 जो पानी का ग्राउंड लेवल था वो बहुत नीचे चला गया, जिससे हुआ ये कि जहाँ कम ही खुदाई पर पानी मिल जाता था, धीरे धीरे वहाँ का जो भूमिगत जल स्तर है यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे और नीचे नीचे चलता चला जा रहा है। तो हुआ क्या कि हरित क्रांति के दौरान तो हमने उसको खूब ज़्यादा बिना सोचे समझे हमने बीट और हमने फार्मिंग तो कर ली। इससे हुआ क्या कि जो भूमिगत जल था वो खपत होता चला गया और वो काफ़ी नीचे चला गया। इससे हो क्या रहा है कि आज के समय उधर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि आप इधर उत्तरी इलाके में आ जाइए, उत्तरी पूर्वी इलाके की तरफ आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ ठीक ठाक लेवल पर आपको ग्राउंड लेवल पर पानी मिल जाएगा। तो यही चीज़ समझना है कि हमें इतना दोहन नहीं कर लेना है कि हमारे लिए आगे चल के इस चीज़ के लिए खतरा हो जाए, एक लिमिट में हमको करना है। आगे समझते हैं इस चीज़ को। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसके परिस्थिति यानी इकोलॉजिकल संबंधी कोई असंतुलन पैदा ना हो, प्रकृति की ग्राह्यता व उत्पादन क्षमता का अतिशोषण या हो, यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ नेचर है, यानी जो प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ नेचर है इसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसका अतिशोषण ना हो, यानी कि कितनी ग्रहण कर सकती है और कितनी उत्पाद कर सकती है, इसका शोषण यानी प्रकृति कम उत्पाद कर रही है और आप उसको छेड़खानी करके उससे ज़्यादा उत्पाद करवा लो, तो ये एक तरह से उत्पाद का अतिशोषण माना जाता है। और प्रकृति की गहनता यानी प्रकृति जितना अवशोष कर पा रही हो, जितनी ले पा रही हो, उससे ज़्यादा उसको अवशोषित कराना ये भी कहीं ना कहीं डिजास्टर साबित हो सकता है। तो आगे बढ़ते आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से सततशीलता को आप परिभाषित कर सकते हैं। तो सततशीलता क्या होती है? ऐसी स्थिति जो सदैव बनी रहे, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग किया जाए कि कोई भी असंतुलन पैदा ना हो, प्रकृति की जितनी गहन क्षमता है या जितनी उत्पादन क्षमता है उसका अतिशोषण ना हो। आगे बढ़ते हैं। सततशीलता का एक न्यूनतम आवश्यक दशा समस्त प्राकृतिक पूंजी संपदा के भंडार को वर्तमान स्तर पर या उससे ऊपर बनाए रखना है। तो यानी कि सस्टेनेबिलिटी न्यूनतम आवश्यक दशा है जो समस्त प्राकृतिक पूंजी संपदा के भंडारण को वर्तमान स्तर पर या फिर उससे ऊपर बनाए रखती है, यानी कि जो लेवल है किसका? प्राकृतिक पूंजी संपदा का, वही जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो लेवल है वो वर्तमान लेवल पर यानी आज के समय जितना लेवल है उतना लेवल बनाने की कोशिश किया जाए या उससे ऊपर बनाने की कोशिश किया जाए, उससे नीचे ना बनाने की कोशिश किया जाए जिससे आगे वाली पीढ़ी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यही हमारी सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN बहुत इंपॉर्टेंट ये संगठन है। ये कंसर्न करती है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है और जो भी कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है इस पर यह मुख्यतः डील करती है और अहम अहम फैसले लेती है। तो इसके मुताबिक कि सतत जीवन की कार्यनीति यानी स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1991 में यह उल्लेख किया गया है कि सतत उपयोग की पारिस्थितिकी प्रणाली अननवीनीकरणीय संसाधन का अनेकों अननवीनीकरणीय मात्रा के अनुरूप उपयोग है, अर्थ यानी कि सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ इकोसिस्टम और अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिन्यूएबल अमाउंट, यानी कि जितना उससे जो रिन्यूएबल अमाउंट है जितने दर से वो वापस आ जाती है उससे ज़्यादा दर में हम उसकी खपत ना करें। कुल मिला के बात यही है। अर्थशास्त्री हेमन डेली ने सततशीलता को रखने के लिए निम्न प्रस्तुत किया है परिभाषाएं। अब कुछ रूल्स दिए हैं जो एक अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट हैं हेमन डेली ने। आइए इनको देख लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन के उपयोग की दर उनकी पुनर्जनन दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हम आपको समझा चुके हैं कि जो रेट ऑफ रीजनरेशन है यानी कि पुनर्जनन दर उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या अधिक नहीं होनी चाहिए? रेट ऑफ यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोग की दर, जितनी हम खर्चा कर रहे हैं उसकी दर उसके पुनर्जनन दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग की दर
नवीकरणीय विकल्पों के विकास की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितने दर से नवीकरणीय विकल्प जो हैं उनका विकास हो रहा है, यानी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एक्टिव अल्टरनेटिव्स हैं, कि जितने समय में रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल यानी कि जिनका पुनर्निर्माण किया जा सके, जैसे कि सोलर हो गया एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, ये जितने समय में इनका हम रिन्यूएबल कर सकें, जितने समय में ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएं, एनर्जी के फॉर्म में, उस रेट या उस दर के कंपैरिजन में जो हम खपत दर है, किस चीज़ की खपत दर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, यानी जो वापस नहीं आ सकते, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, ये सब हो गए, इनकी जो खपत दर है ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब हमारे पास जैसे मान लीजिए कुछ पेट्रोल्स हैं हमारे देश में और कुछ एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी है। अब हमारा देश तो पेट्रोल नहीं प्रोड्यूस करता है, तो इससे हमको इस चीज़ से विशेष कंसर्न रखना चाहिए कि जो पेट्रोल का यूज़ है हमारा, वो इतना ज़्यादा ना हो कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उससे ज़्यादा खपत नहीं होनी चाहिए। तो इसी को हमें विशेष कंसर्न रखना है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें, प्रदूषण उत्सर्जन की दर पर्यावरण की खपत क्षमता से अधिक ना हो, यानी कि जो प्रदूषण उत्सर्जन दर है, द रेट ऑफ पॉल्यूशन एमिशन, यानी जितने दर से जितनी रेट से पॉल्यूशन इमिट होता है उसकी जो खपत क्षमता है, यानी कि प्रकृति जितनी दर से उसको खपत कर लेती है उससे अधिक ना हुआ पड़े। यानी कि अगर जैसे प्रकृति मान लीजिए कि 2% खपत करती है तो उससे ज़्यादा खपत दर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं विकास क्या होता है। विकास का शाब्दिक अर्थ सामाजिक आर्थिक सुधार से है, यानी कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इम्प्रूवमेंट। विकास की आवश्यकता विश्व के सभी निवासियों के लिए अवसर, समृद्धि तथा विकल्पों के निर्माण करने के लिए, किंतु विकास की ओर इस प्रकार अग्रसर होना चाहिए से भावी पीढ़ी के समक्ष चयन की सुविधा बनी रहे, यानी कुछ इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए फैसिलिटी ऑफ चॉइस हो कि वह क्या करना या क्या लेना चाहता है। मैटर यहाँ पर ये है कि अब आपने डेवलपमेंट के चक्कर में सारे डीजल्स और पेट्रोल उपयोग कर लिए, अब वहाँ क्या हुआ कि पेट्रोल और डीजल सब उसके लिए ख़त्म हो गया। अब जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको ना चाहते हुए भी जो रिन्यूएबल डेवलपमेंट है, यानी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं रह गई कि वो तो पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं या डीजल का कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि विकास कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए चयन सुविधा बनी रहे, सारी चयन सुविधा खत्म ना हो जाए और अवसरों और समृद्धियों का विकल्प का निर्माण हो। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम एक सिस्टमेटिक वे में समझते हैं कि ये होता क्या है। सतत विकास में दो शब्द निहित हैं, सतत और विकास, जिसका अर्थ है विकास या अभिवृद्धि इस प्रकार से हो जिसमें प्रकृति की समग्र संसाधनों का उपयोग उसके बिना नुकसान पहुंचाए करते हुए अपने राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। यानी कि सतत विकास दो शब्द से बना है, सतत और विकास, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, जिसका अर्थ होता है विकास या अभिवृद्धि इस प्रकार से जिसमें प्रकृति के जो संसाधन हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जा सके और राष्ट्र की क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, यानी कि मजबूत किया जा सके। कुछ इस तरह से प्रकृति का उपयोग, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग किया जाए। सतत विकास की सर्वाधिक व्यापक परिभाषा बुटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी है, जो इस प्रकार है कि सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना कोई समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 100 की सीधी बात। उसके अनुसार सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना कोई समझौता किए, यानी आने वाली पीढ़ी जो है उसकी जो नीड्स हैं उससे कोई भी कंप्रोमाइज़ किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को जो पूरा करे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सतत विकास मनुष्य तथा पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए चेतावनी देता है कि विकास की ओर अग्रसर होते हुए मनुष्य प्रकृति की अनदेखी
ना करे, क्योंकि अंत में विजय प्रकृति की ही होती है। सतत विकास उत्पादन व उपभोग के लिए इस प्रकार की तकनीक प्रस्तुत करता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समाज व अर्थव्यवस्था को प्रगति की ओर ले जाना चाहिए। सतत विकास की सफलता के लिए आवश्यक है कि वर्तमान जीवन शैली तथा पर्यावरण के उसके प्रभाव के संबंध में व्यक्ति तथा सरकार को दृष्टिकोण में सुधार करना चाहिए। यानी कि चाहे जितना मनुष्य इसका दोहन कर ले, चाहे जितना अपने आप को सुपीरियर समझ ले या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे कर ले, प्रकृति से लड़ नहीं पाएगा। चाहे जितना आर्टिफिशियल सब चीज़ खड़ा कर ले, जैसे कि आजकल आ रही हैं जो प्रकृति की जगह ले रही हैं, उनको चाहे जितना विकसित कर ले, आखिरी में जो जीत होती है वो नेचर की ही होती है। एक बार में डिजास्टर होगा और सबके सारी जीव चले जाएंगे। तो यहाँ मैटर ये आ जाता है कि इस चीज़ को मानव को समझना चाहिए और अपने राष्ट्र का जो विकास है कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और इस संबंध में व्यक्तियों और सरकार को दृष्टिकोण में सुधार होना चाहिए। किसके संबंध में? प्रकृति के प्रभाव के संबंध में। आइए आगे समझते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि सतत विकास से क्या अभिप्राय है। सतत विकास आज की मांग है, क्यों? यानी कि व्हाट इज मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मेन डिमांड ऑफ टुडे एंड व्हाई। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि आज के समय इसकी क्यों इतनी डिमांड है और इसका अभिप्राय क्या है। तो अभिप्राय तो मैंने आपको पहले समझा दिया, अब इसमें अच्छे समझते हैं और आगे। 1980 के दशक के अंत तक सतत विकास का विचार अधिक व्यापक नहीं था, किंतु इस दशक के दौरान ही इस संबंध में वैज्ञानिक प्रमाण समक्ष आने शुरू हुए और इन ओर इशारा किया गया है कि विश्व स्तर पर मानव गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, जो कुछ परिणाम वैश्विक ताप के रूप में सामने आए। 1980 तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब अपने मर्जी से उपभोग कर रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, एक दूसरे देश में जाके वहाँ से शोषण कर रहे थे, जितना मन चाहे जितना प्राकृतिक संसाधन को खपत कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो साइंटिफिक प्रमाण सामने आए उनसे ये पता चला कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुआं खोद रहे हैं और साथ ही साथ अपने लिए भी खोद रहे हैं। मैटर यहाँ पे ये है कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है और जो वैश्विक ताप है यानी कि धीरे धीरे जो हीट है वो बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इससे आने वाले जीवन हम लोग का दिक्कत में पड़ सकता है। सतत विकास की अवधारणा व्यापक रूप से चिंता का मुद्दा तब बनी जब कुछ लोगों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि वर्तमान मानव गतिविधियां दीर्घकालीन अस्तित्व के खतरा बन सकती हैं, अतः इसमें परिवर्तन करना जरूरी है। यानी कि ये चिंता का मुद्दा तब बनी जब कुछ वर्तमान में जो कुछ लोगों ने इसलिए ओर आकर्षित किया जो मानव की गतिविधियां हैं वो आगे खतरा के रूप में बन सकती हैं। सतत विकास की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम 1957 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ हुआ। ब्रुटलैंड आयोग ने सतत विकास की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की जिसकी दो मुख्य धारणाएं थी। 1957 में ब्रुटलैंड की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें दो मुख्य धारणाएं दी गई थी सतत विकास की परिभाषा के ऊपर। समझते हैं इसको। आवश्यकताएं तथा सीमाओं की अवधारणा। पहली की संबंध विश्व निर्धन लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं से है तथा दूसरी का संबंध पर्यावरण की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं या सीमाओं से हैं। तो दो मुख्य धारणाएं दी गई, कौन कौन सी? विशेषताएं और सीमाओं की अवधारणा। जो पहली है वो विश्व निर्धन लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं से बारे में डील करती है और दूसरी जो है वो पर्यावरण वर्तमान और भविष्य की विशेषताओं या भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ डील करती है। क्योंकि जब आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं तो एक खास वर्ग ही वो अमीर होता चला जाता है और वहीं जो नीचे का वर्ग होता है वो और गरीब से गरीब होता चला जाता है। इससे क्या होता है? इससे आय का असमान वितरण होता है और देश में अराजकता फैलती है। दूसरी जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता की सीमाओं से है, जो प्रौद्योगिकी या सामाजिक संगठनों द्वारा लगाई गई है, यानी कि जो कि टेक्नोलॉजीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से द्वारा इम्पोज की गई है। तो मैटर ये है कि हम लोग ने इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी सोशल ऑर्गेनिज्म और इतनी टेक्नोलॉजी हम लोग ने खड़ी कर ली कि हमारे लिए ही ये प्राकृतिक सीमाओं के लिए खड़ा हो गया आकर। यानी अब प्राकृतिक सीमाएं धीरे धीरे हमारे सामने आने लगी और ये एक बहुत ही कंसर्न वाला इशू बन गया। आइए आगे समझते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह है जो आज की जरूरतों को पूरा करे तथा आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को अनदेखा ना करे। आयोग का कहना है कि
सतत विकास सामंजस्य में स्थायित्व लाना चाहता है, अपितु यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की स्थिति तथा संस्थानात्मक परिवर्तनों का वर्तमान के साथ साथ भावी समय की आवश्यकताओं के भी अनुकूल बनाया जा सके। वुडलैंड की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सतत विकास ये है जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे और आने वाली ज़रूरतों को अनदेखा ना करे। सतत विकास सामंजस्य में स्थायित्व लाना चाहता है। आयोग का कहना है कि सतत विकास सामंजस्य में स्थायित्व लाने का मतलब नहीं है यानी कि हम इसी में ही एकदम छोटा छोटा यूज़ करके हम इसी में चलें, इसी में स्थायित्व लाना नहीं है, जबकि यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का दोहन और जो निवेश की दशा तकनीकी विकास की स्थिति है और संस्थात्मक जो परिवर्तन है इनकी वर्तमान के साथ साथ आने वाले समय के लिए भी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। यानी आज जितने चॉइस हम लोग के लिए अवेलेबल हैं, सेम इतने ही चॉइस, इतने ही विकल्प आने वाली पीढ़ी के लिए भी अवेलेबल हों। इस चीज़ को सतत विकास की परिभाषा में शामिल किया गया। वुडलैंड रिपोर्ट 1981 में आर्थिक विकास में उन्नति की होड़ के प्रति सावधान करती है ताकि दीर्घकालीन विकास तो हो किंतु प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति या पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। वुडलैंड रिपोर्ट मुख्य रूप से मानव की जरूरतों और हितों का ध्यान में रखती है। उनकी चिंताएं मुख्य विषय गरीबी और राष्ट्र को आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण करती है। तो इस तरह से जो वुडलैंड की रिपोर्ट है वो जो विकास के पीछे होड़ जो लगी रहती है उन्नति के पीछे, इससे सावधान करती है। यानी खासकर जो यूरोपीय कंट्रीज़ ने किया कि जब उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वहाँ विकास के लिए होड़ लग गई, वहाँ जल्दी सारे क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन लाए गए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत उनका कच्चा माल को बाजार के माल में बदला गया और अलग अलग कंट्रियों में उनकी खपत कराई गई। इससे हुआ क्या है कि जो बाकी कंट्रियाँ थी वहाँ पे गरीबी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैलती चली गई। तो इस चीज़ से सावधान कराता है वुडलैंड रिपोर्ट। और दूसरा कि मानव की ज़रूरतें और हितों का ध्यान रखता है, यानी कि जो मानव की ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड है उसका ध्यान रखता है वुडलैंड रिपोर्ट। और जो चिंता का जो उसका मुख्य विषय है वो गरीब राष्ट्रों को आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण करना, यानी जो पुअर नेशंस हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन करना, इस कंसर्न के साथ डील करता है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सतत विकास, क्या है वुडलैंड रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विकसित एवं विकासशील विश्व के संदर्भ में सतत विकास संकल्पना की दृष्टि से किस प्रकार भिन्न है? हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। तो उसमें समझते हैं हम कि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनके बीच में जो सतत विकास की जो संकल्पना है वो किस तरह से आपस में भिन्न है। पर्यावरण संबंधी अनेक सम्मेलन तथा विभिन्न मतों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास कार्य में विकसित और विकासशील द्वारा सहयोग की कस्में खाई गई, लेकिन सभी प्रयास खोखले साबित हुए, क्योंकि विकसित देश मानते हैं कि जो परमाणु हेतु गंभीर खतरा जो हो रहा है, जो बढ़ रहा है खतरा, उसके जो जिम्मेदार है वो बढ़ती जनसंख्या है और जिसके लिए विकासशील देश दोषी हैं। और जबकि विकासशील देश मानते हैं कि व्यापार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी ज्ञान, नीतियां आदि पर विकसित देशों का कब्जा है तथा उनकी असततशील गतिविधियों का परिणाम ही ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ओजोन परत का नुकसान आदि है, जिससे विकासशील देश को सहना पड़ रहा है। तो विकसित देश वो होते हैं जो विकसित हो चुके हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको हम विकसित देश कहते हैं, यानी जहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी खासी है, ज़्यादा है और वहाँ पे पर कैपिटल इनकम और जीडीपी ज़्यादा है। और वहीं विकासशील देश वैसे होते हैं जो अभी भी विकास की राह पर चल रहे होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग नहीं हैं, जहाँ बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज नहीं पाई जाती हैं, जहाँ पर गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में व्याप्त है। तो ऐसे देश जो विकास कर रहे होते हैं, जो अपने क्षेत्र में इंडस्ट्रियाँ खड़े कर रहे होते हैं अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, इनको विकासशील देश मानते हैं।
तो जहाँ जो विकसित देश हैं, जैसे हम जब विकसित देश कहें तो इसको मोस्टली आप अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज को लीजिएगा, तो ये देश मानते हैं कि जो पर्यावरण है इसके लिए जो गंभीर खतरा है वो बढ़ती जनसंख्या है, और इसके लिए जो विकासशील देश दोषी हैं, क्योंकि विकासशील जो देश हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और वो अपने यहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो विकासशील देश हैं, और जो विकासशील देश हैं वो इसके लिए जिम्मेदार विकसित देश को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही विकास कर लिया अपना, पहले ही बड़े बड़े उद्योग खड़े कर लिए, व्यापार शुरू कर दिया, उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी कर ली और प्रौद्योगिकी ज्ञान और नीतियों पे पहले ही विकसित कर लिया, तो इसलिए उनका सबसे पहले ही कब्जा हो गया। इसलिए उन्होंने ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, जिससे ओजोन परत का नुकसान, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, ये सभी जो पर्यावरणीय कंसर्न है या पर्यावरणीय जो नुकसान है, ये इन्हीं देशों की देन है। इसलिए कारण विकासशील देशों को यह सब इनके कारण सहना पड़ रहा है। तो दोनों के विचार को आप समझ गए, जहां इन सब का जिम्मेदार विकसित देश विकासशील देश को मानता है, वहीं विकासशील देश इन सब का जिम्मेदार विकसित देशों को मानता है। तो आप आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के संकेतक क्या हैं? सतत विकास के संकेतक यानी कि इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको समझना है। सतत विकास के संकेतक के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतभेद हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एशिया व प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने सतत विकास के संकेतों की सूची तैयार की है, यानी कि एशियन और पैसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ने इसकी एक विशेष सूची तैयार की है। इस सूची के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में गरीबी रेखा, बेरोजगारी की दर, शिक्षा का स्तर, जनसंख्या वृद्धि दर, पर्यावरण क्षेत्र में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन, ओजोन का क्षय, उर्वरकों का प्रयोग, चुनिंदा मुख्यालय पर्यावरण क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, व्यापार संतुलन, ऊर्जा प्रयोग की प्रचंडता, ये सभी सम्मिलित हैं, जिससे सतत विकास को मापा जा सकता है और इसलिए इसे अपरिवर्तनीय माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या इंडिकेटर्स होते हैं या किसको हम देखें जो कह सकते हैं कि सतत विकास हो रहा है या खतरे में है या आगे आने वाले लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, ये इसके क्या हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि जो गरीबी रेखा है, जो सामाजिक गरीबी रेखा है, अगर आप देख रहे हो कि गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है तो ये एक तरह का इंडिकेटर हो सकता है सतत विकास के समझने का। वहीं बेरोजगारी दर बढ़ रही है या घट रही है ये बता सकता है। शिक्षा का स्तर कैसा है, जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो उसमें यहाँ पर सतत विकास नहीं हो रहा है, यानी पर्यावरण का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत हो सकता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन यानी ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा अगर निकल रही हैं तो दिक्कत। ओजोन का क्षय यानी कि ओजोन परत जो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर में, ये इंडिकेट करता है। उर्वरकों का प्रयोग यानी कि जो फर्टिलाइज़र हैं इनका जो यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर लेते हो तो वो भूमि को बंजर बना देता है, तो ये एक तरह का सतत विकास को दिखाता है। चुनिंदा मुख्यालय पर्यावरण क्षेत्र यानी कि जो इन्वायरमेंटल सेक्टर है, जो कंसर्न पैदा करते हैं, इनके कितने हैं या कितना देश सजग है इनको लेकर, कितना मुख्यालय है, कितना ये सब बना रहा है, इसको बताता है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय यानी कि और जीडीपी, ये व्यापार संतुलन यानी कि ट्रेड बैलेंस, ये नहीं कि सबसे आप ज़्यादा ट्रेड करना शुरू कर दो जिससे आपके यहाँ लोगों को दिक्कत आ सके, ये भी पर्यावरणल इशू हो गया। अगला है ऊर्जा प्रयोग की प्रचंडता यानी ज़्यादा ऊर्जा ना उपयोग कर दो जिससे भी सतत विकास से दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कुछ मानक हैं जो सतत विकास को दर्शाते हैं। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे और आपको इस टॉपिक में किसी भी टॉपिक में आपको अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर उस क्वेश्चन को रखें, वहाँ आपको मेरे द्वारा जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। और कोई अगर सुधार की ज़रूरत हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जिक्र करें। अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियोस को शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।